नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस क्लासरूम सेशन में हम स्टेट आर्काइव्स और ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्ने पलटेंगे। हमारा फोकस 1947 से लेकर 1964 तक के उस बेहद अहम दौर पर होगा जिसे हम आधुनिक भारतीय गणराज्य का फाउंडेशनल एरा यानी आधारभूत युग कहते हैं। अब देखिए, ये कोई साधारण समय नहीं था। ये एक बहुत ही सोचे समझे राष्ट्र निर्माण प्रोजेक्ट की शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक विशाल, गरीब और बुरी तरह से बटे हुए औपनिवेशिक ढांचे को एक मजबूत, संप्रभु और लोकतांत्रिक देश में बदलना, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। तो चलिए एक इतिहासकार के चश्मे से इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम 5 प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे। 1947 के शुरुआती संकटों से लेकर 1964 के भू राजनीतिक बदलावों तक का हमारा ये पूरा सफर इन्हीं 5 बुनियादी पिलर्स के इर्द गिर्द घूमेगा। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 1947 से। ये वो महीना था जब हमें आज़ादी की संप्रभुता तो मिली, लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी जुड़ा था। एक तरफ कड़ी मेहनत से मिली आज़ादी का जश्न था, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उपमहाद्वीप के बंटवारे का गहरा और कभी ना भूलने वाला आघात। हम सबको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का वो मशहूर भाषण याद है ना, जहां उन्होंने इसे सदियों के दमन के बाद एक राष्ट्र की आत्मा के जागने का क्षण कहा था। उनका वो आइकॉनिक नियति के साथ मिलन या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण। लेकिन विडंबना देखिए कि आज़ादी की इस शानदार घोषणा पर तुरंत ही धार्मिक आधार पर खींची गई एक भू राजनीतिक लकीर का ग्रहण लग गया। अगर हम उन दिनों के डेमोग्राफिक डेटा पर नजर डालें तो तस्वीर बहुत दर्दनाक नजर आती है। सिरिल रैडक्लिफ की खींची गई उस रेखा ने मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को जन्म दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। लगभग 1,45,00,000 से 1,80,00,000 लोग रातों रात बेघर हो गए। मौतों का अनुमान 2 लाख से 20 लाख के बीच था। हमारी नई नवेली सरकार को अपना सारा ध्यान अचानक 160 से ज्यादा शरणार्थी शिविरों में बचाव और राहत कार्यों पर लगाना पड़ा। यह एक ऐसा भयानक मानवीय संकट था जिसने राष्ट्र निर्माण के सारे लॉजिस्टिक्स को ही उलट कर रख दिया। वैसे आर्काइव्स खंगालने पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सामाजिक आर्थिक फैक्ट भी सामने आता है। भारतीय पंजाब के जिन जिलों में शरणार्थी पहुंचे, वहां साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट में अचानक 16% की वृद्धि देखी गई। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल जो आबादी विस्थापित होकर वहां आई थी, उसमें शहरी और पढ़े लिखे पेशेवरों का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल था। इस अचानक हुए माइग्रेशन ने उन कृषि प्रधान क्षेत्रों की पूरी डेमोग्राफी और व्यावसायिक संरचना को ही बदल दिया। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बीच भी समाज में कैसे अनपेक्षित बदलाव हो रहे थे। खैर, विस्थापन के इस दर्द से हम थोड़ा आगे बढ़ें तो देश के सामने एक और बड़ा सिरदर्द खड़ा था। ब्रिटिश शासन के जाने के बाद 565 रियासतों का संभावित बाल्कनाइजेशन यानी देश के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का बहुत बड़ा खतरा। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की रणनीतियों को देखना काफी दिलचस्प है। दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। नेहरू जी का नजरिया वैचारिक संप्रभुता और लोकतांत्रिक इच्छा पर टिका था। वहीं दूसरी ओर पटेल जी का रुख पूरी तरह से व्यवहारिक, यथार्थवाद, कड़े प्रशासनिक नियंत्रण और जहां जरूरत हो वहां निर्णायक सैन्य कार्रवाई का था। पटेल ने जिस तरह से अपनी सिविल सेवाओं के स्टील फ्रेम पर भरोसा जताया, असल में उसी ने इस नए राष्ट्र को एक धागे में पिरोने का काम किया। पटेल जी ने कूटनीति के तहत शासकों को प्रिवी पर्स यानी पेंशन का ऑफर दिया, जिससे ज्यादातर रियासतें खुशी खुशी भारत में मिल गई। लेकिन 3 जगह पेच फंस गया: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ में नवाब के फैसले के खिलाफ जनता ने ही विद्रोह कर दिया। हैदराबाद में निजाम की जिद को तोड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो के तहत सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी। और जम्मू कश्मीर, वहां 1947 के आक्रमण के बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र के युद्ध विराम ने एक लंबे भू राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। इन घटनाओं से पता चलता है कि देश को एक रखने के लिए कूटनीति और ताकत दोनों का कैसा शानदार मिश्रण इस्तेमाल किया गया। अब सीमाएं तो जैसे तैसे तय हो रही थी, लेकिन देश चलेगा कैसे? इसके लिए हमें संविधान सभा के गलियारों में चलना होगा, जहां 389 सदस्य, जो अपने आप में एक पूरा मिनी इंडिया थे, 167 दिनों की लंबी बैठकों में हमारे देश का कानूनी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। इस संविधान सभा की बहसों में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आई, वो थी भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता के बीच का संतुलन।
सबसे तीखी बहस इस बात पर थी कि राष्ट्रभाषा क्या हो। एक तरफ हिंदी के मजबूत समर्थक थे तो दूसरी तरफ दक्षिण भारत के प्रतिनिधि जो प्रशासनिक कामकाज के लिए अंग्रेजी को ही जारी रखना चाहते थे। इसका समाधान एक बहुत ही स्मार्ट मुंशी अयंगार फॉर्मूले से निकला। इसके तहत उत्तर दक्षिण के बीच किसी भी संभावित दरार को रोकने के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में बरकरार रखा गया। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था। संविधान बन गया, लेकिन अब इस लोकतंत्र का असली टेस्ट होना था पहला आम चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में जो हुआ वो किसी लॉजिस्टिक चमत्कार से कम नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। अब चुनौती ये थी कि 85% आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। तो क्या किया गया? उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह बनाए गए, जैसे कि कांग्रेस के लिए 2 बैलों की जोड़ी। और ये पूरी प्रक्रिया 68 चरणों में पूरी हुई। पश्चिमी देशों के विश्लेषकों को लगता था कि ये प्रयोग बुरी तरह फ्लॉप होगा, लेकिन हमने साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीरों की जागीर नहीं है। चलिए, राजनीतिक ढांचे से अब थोड़ा इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। 1950 में योजना आयोग का गठन कोई मामूली कदम नहीं था। इसका सीधा सा मकसद था सोवियत संघ जैसी तानाशाही के बिना एक समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम शुरुआती 3 पंचवर्षीय योजनाओं के डेटा का विश्लेषण करें तो हमें रणनीतियों में एक साफ बदलाव नजर आता है। पहली योजना पूरी तरह से कृषि और सिंचाई पर फोकस थी और ये बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। लेकिन दूसरी योजना में हमने महालनोबिस मॉडल अपनाया, जिसमें कृषि के बजाय भारी उद्योगों और कैपिटल गुड्स पर ज्यादा जोर दिया गया। इसी दौरान हमारे देश में भिलाई और राउरकेला जैसे विशाल स्टील प्लांट लगे। हालांकि तीसरी योजना तक आते आते ये साफ हो गया कि कृषि की अनदेखी करने से अर्थव्यवस्था पर काफी भारी दबाव पड़ने लगा था। इसी दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर भी बड़े काम हुए। आपको याद होगा, भाखड़ा नांगल बांध जैसी विशाल नदी घाटी परियोजनाओं को नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल नहीं था विद्यार्थियों, ये नए गणराज्य की पहचान थी। इन परियोजनाओं को देश के सेक्युलर स्मारकों के रूप में खड़ा किया जा रहा था। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि भारत दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश कर रहा था और देश के भीतर हम कौन सी वैज्ञानिक सोच यानी साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर रहे थे। 1958 के वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव ने देश में रिसर्च और संस्थानों का एक पूरा जाल बिछा दिया। 1951 में खड़गपुर में पहला आईआईटी खुला। होमी जे भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। सीएसआईआर की शानदार लैब्स बनी और विक्रम साराभाई के विजन से हमने अंतरिक्ष अनुसंधान में कदम रखा। इन सब का एक ही लक्ष्य था, तर्क और विज्ञान की ताकत से देश की गरीबी को हराना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सब कुछ इतना आदर्शवादी नहीं रहा। भारत की गुटनिरपेक्षता और पंचशील की नीति को 1962 में एक बहुत बड़ा झटका लगा। 1955 में जो पंचशील समझौता हुआ था, 1959 में दलाई लामा को शरण देने के बाद उसमें दरारें पड़ने लगीं और फिर अक्टूबर 1962 में चीन ने हिमालय की सीमाओं पर एक बड़ा सैन्य आक्रमण कर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई का वो जो एक आदर्शवादी भ्रम था, वो इस विनाशकारी युद्ध के साथ पूरी तरह से टूट गया। इस युद्ध का हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ा। जरा इस नंबर को देखिए, 800 करोड़ रुपए। 1962 के युद्ध ने हमारी सैन्य कमजोरियों को उजागर कर दिया था, जिसके बाद रक्षा बजट में बेतहाशा बढ़ोतरी करनी पड़ी। जो रक्षा खर्च लगभग 108 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो 1964 तक उछलकर 800 करोड़ रुपए को पार कर गया। ये एक ऐसा बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट था जिसे हम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो विद्यार्थियों, 1964 में नेहरू जी के निधन के साथ राष्ट्र निर्माण का ये पहला बड़ा युग समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले जरा इस सवाल पर गहराई से सोचिएगा। 1947 से 1964 के बीच जो बुनियादी फैसले लिए गए, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हो या हमारी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता, क्या वो आज भी हमारे आधुनिक लोकतंत्र की दिशा तय नहीं कर रहे हैं? इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जिस पर हमारा आज टिका है।
इस विचार के साथ आज के इस क्लासरूम सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।